हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्सवर्थ पे बेस्ड PYQs जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और ये सीरीज बेसिकली TGT, PGT एंड GIC के लिए स्पेशली डिजाइंड है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो ये सीरीज सभी के लिए हेल्पफुल है एंड आई होप कि आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी क्लास लीजिए एकदम सिंसियर रहिए और आपके पास बुक होनी चाहिए। इन केस आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑर्डर कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ ये मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से डिस्कस कर रही हूँ और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन आप लोगों से मैं एक ये भी सलाह देना चाहूँगी कि इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। तो जब भी आप इसे पढ़ें, आप रिवीजन करें, तो आप सभी आंसर को एकदम सही ना मान लें, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं वो शिल्पी वाली बुक से भी रिवीजन करते हैं। शिल्पी की एक आती है, बहुत पतली सी बुक आती है, TGT की अलग आती है और PGT की अलग आती है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप वो बुक ना लें और यदि आप बुक ले रहे हैं तो क्रॉस चेक जरूर करें आप आंसर को। अदरवाइज आपके कई क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाएंगे एग्जाम में और फिर आपको उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम, वो आपको भुगतना पड़ेगा, जो मेरिट में फिर बहुत दिक्कत आती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बच्चों के साथ ये गलती हुई है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वो गलती दोहराएं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कई क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ड्सवर्थ के करियर की, तो इन्होंने शुरुआत में 1793 में लिखी थी इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये शुरुआत की इनकी पोएम है, ठीक है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है ये। और जब हम थॉर्न की बात करें तो 1798 में थॉर्न इन्होंने लिखी है। उसके पहले 1798 में इन्होंने लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया है, तो उसी का पार्ट थी द थॉर्न। ठीक है, बहुत सारी पोएम्स आती हैं। और फिर उन्होंने 1814 में लिखा है द एक्सकर्शन, जिसे हम बोलते हैं कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। पोइटिक करियर का डाउनफॉल यहाँ यहीं से स्टार्ट होता है। और उन्होंने 1819 में पीटर बेल, द वैगनर, ये सारी पोएम्स लिखी हैं। अगर हम बात करें द बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स इन्होंने एक वर्स ट्रेजेडी लिखी है। जिन्हें नहीं पता है वो लिख सकते हैं, इट इज अ वर्स ट्रेजेडी, जिसे उन्होंने पब्लिश किया है 1842 में। ठीक है, 1842 में ये पब्लिश होती है। तो बॉर्डर जो है वो इनके लेटर फेज का है वर्क। लेटर फेज जो इनका करियर का जो लेटर फेज आता है उस समय का है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द वर्स्ट ट्रेजेडी बाय वर्ड्सवर्थ, तो आपको इसी को आंसर करना है। फिर लास्ट में अगर हम देखें इनके और लेटर करियर की, तो इनकी डॉटर डोरा की डेथ हो जाती है और उसके बाद इन्होंने लिखना ही बंद कर दिया था। तो अगर हम इनके लेटर फेज की बात करें तो बॉर्डर उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम वर्क कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी चेंज कर दी थी। अर्लियर ही वॉज अ विग, लेकिन लेटर ऑन वो टोरी बन जाते हैं। पोएट लॉरेट भी वो बन जाते हैं 1843 में आफ्टर रॉबर्ट सदे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। इट इज़ अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हम कह सकते हैं। एंड ही मूव टुवर्ड हिज लेटर ब्लैंक वर्स स्टाइल। ब्लैंक वर्स स्टाइल में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस। तो मैंने आपको कई बार बोला है आपको लाइंस याद करनी है। इनकी जो भी इंपॉर्टेंट पोएम है, जैसे टू द स्काईलार्क है, इन्होंने टू द स्काईलार्क लिखी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एंड टू आ स्काईलार्क ये लिखी है शैली ने। ठीक है, द जब भी आप याद रखें, जैसे द जो होता है वो स्पेसिफिक को डिनोट करता है, तो द यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रोमांटिक एज के बहुत बड़े राइटर हैं, इनके लिए द वर्ड यूज किया गया है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को।
तो वॉट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ये लाइन ली गई है द सोलेटरी रीपर से। ये एक लिरिकल पोयम है और बहुत अच्छी पोयम है, इसको आपको पढ़ना है एक बार अच्छे से, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ से डायरेक्ट उठाई जाती है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, ये लाइन भी इसी से ली गई है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटीज एंड ओल्ड ट्राइटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिपीटेड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। तो पोएम है इनकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, सोनेट है। और इसमें इन्होंने दो गॉड का मेंशन किया है, ग्रीक गॉड है ये। तो ग्रीक गॉड जो सी ऑफ द सी वो है, यस, ग्रीक गॉड ऑफ द सी पोजिडॉन सॉरी। प्रोटियस क्या है, प्रोटियस है प्रॉफिट ऑफ द सी, एंड ट्राइटन कौन है, वो सन है। तो आपको यहाँ पे प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन का नाम याद रखना है। प्रोटियस क्या है, ये प्रॉफिट ऑफ द सी है, एंड ट्राइटन हिज सन है। आप लोगों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन जरूर ऐड करना चाहती हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। जब वर्ड्सवर्थ के मैं क्वेश्चंस सारे डिस्कस कर लूंगी, लगभग 200 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट लाइंस भी डिस्कस करूंगी। जितनी भी पोएम से इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने देखी है उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, और आप ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा या आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो वो आप ज़रूर करिएगा। बट आपको उसके लिए अभी इन सीरीज़ के ख़त्म होने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। मतलब लगभग 200 क्वेश्चन है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये फ्रेंच पोएट्स है रोजेट रोस्टर एंड डेलिबे, ये फ्रेंच पोएट्स है, इनका इन्फ्लुएंस इनकी पोएम में दिखता है ना। फर्स्ट इसको पब्लिश किया गया था 1793 में, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है ये बात। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जब ये फ्रांस गए थे 1791 में, ये फ्रांस गए थे, इसके पहले भी ये फ्रांस जाते हैं 1790 में, ओके। और 1790 के बाद जब ये 91 में जाते हैं तो वहां ये एनेट वेलन से मिलते हैं। एनेट वेलन, आप नाम लिख सकते हैं, ओके। इनकी डॉटर होती है कैरोलिन, इन्होंने प्लान किया था शादी करने का, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड अनदर रीजन, वॉर शुरू हो गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, इसके कारण इन्हें फ्रांस छोड़ के जाना पड़ता है इंग्लैंड। तो इसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन वो शादी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ओके। अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये पोएम मेमोरियल वर्सेस से ली गई है, एंड मेमोरियल वर्सेस इन्होंने जो मेजर कह सकते हैं, मेजरली जो है वो वर्ड्सवर्थ के लिए ही लिखा था, वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही कॉमेमोरेट फॉर्म में लिखी गई है। लेकिन इन्होंने गेटे एंड बायरन के ऊपर भी कुछ लाइंस डेडिकेट करी हैं, तो आप इनमें से भी लाइंस जरूर देखिएगा। जब हम मैथ्यू अर्नोल्ड को डिस्कस करेंगे तो हम उनकी लाइंस को भी देखेंगे, ठीक है। सो ही इन द पोएम ही प्रेजेस हिज एबिलिटी टू सिंपैथाइज विद नेचर एंड इवोक फीलिंग्स थ्रू हिज पोएट्री। तो जैसे वर्ड्सवर्थ ने अपनी अपनी पोएम्स में ये दिखाया है कि कैसे वो नेचर से सिंपैथाइज कर पाते हैं एंड कैसे अपनी फीलिंग्स को पोएट्री के माध्यम से इवोक कर पाते हैं, इसको अर्नोल्ड अप्रिशिएट करते हैं, उसको वो तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये देखिए यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि लाइंस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी पूछी जाती हैं। तो पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज ट्रू एंडोर्ड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। इन्होंने पोएट के लिए बोला है कि ही इज अ मैन हु हैज मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोर इंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस, तो ये लाइंस आपको याद करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार आप क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को जरूर देखें अच्छे से। सो इनकी जो लाइन फेमस है, पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज ट्रू एंडोर्ड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, मोर इंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 27 देखते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो। तो अभी मैंने आपको बोला था सॉलिटरी रीपर की आप लाइन जरूर देखिएगा। सॉलिटरी रीपर हो गई, डैफोडिल्स, इन सबसे डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है। नेक्स्ट है द टेबल टर्न्ड, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी गई हैं।
तो ये सॉलिटरी रीपर को गाते हुए सुनते हैं और उनको वो गेलिक लैंग्वेज में कुछ गा रही होती है, ठीक है। इनको समझ में नहीं आता और ये बोलते हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही हैं, है ना। तो इसको कंपोज किया गया था 1807 में, पब्लिश किया गया था इसे, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। ये लाइन्स आती है लंदन 1802, या इसको हम बोलते हैं टू मिल्टन। इसका दूसरा टाइटल है टू मिल्टन, कई बार पूछा गया है इसका दूसरा टाइटल, तो आपको याद रखना है। और ये इन्होंने पब्लिश करी थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। तो आपको ये भी याद रखना है लिरिकल बैलेट्स में कौन कौन सी पोएम पब्लिश होती है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में कौन कौन सी पब्लिश होती है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जैसे मैं बता सकती हूँ आपको। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लंदन 1802, सॉलिटरी रीपर्स, द रेनबो, द डैफोडिल्स एंड इंटीमेशन ओड। उसके अलावा इनकी एक और पोएम है ओड टू ड्यूटी एंड लीच गैदरर, है ना। ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट पोएम जो याद आ रही वो मैंने आपको बताई है, तो वो आप याद रखिएगा। और भी है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें एक पोएम है जो वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है, बाकी सब मिल्टन की है। तो देखिए क्राइस्ट नेटिविटी उनकी पहली पोएम थी, ऑन द लेट मैसेकर इन पार्लियामेंट, ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये सारी मिल्टन की लिखी हुई है, ठीक है। द इनर वर्जन जो है वो किसने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। द इनर वर्जन वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और बाकी जो पोएम्स हैं वो मिल्टन ने लिखी है। तो हम मिल्टन को भी जल्द ही शुरू करेंगे, वर्ड्सवर्थ के बाद मैं मिल्टन ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि पहले मैं टीजीटी का रिवीजन करवाऊं, तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। हालांकि ये सीरीज केवल टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि जेआईसी एंड पीजीटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और आप सबके एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो आप लोग एकदम अब सिंसियर होकर पढ़ाई करिए, ठीक है। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस, ये गर्ल कहाँ से है, ये गर्ल स्कॉटलैंड से। तो ये पोएम से देखिए, अभी हमने ऑलरेडी देख लिया कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 21 एंड 2016 का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, ये भी 2021 का है। देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ना। और अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है, यस, सॉलिटरी रीपर के बारे में ही है। इट इज अ पैस्टोरल स्नैपशॉट ऑफ यंग वुमेन वर्किंग अलोन इन अ फील्ड ऑफ द हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। और ये लड़की स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, ये भी आपको याद रखना है। और वो गैलिक लैंग्वेज में सॉन्ग गा रही है। ये 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। देखिए ये किसने ये क्वेश्चन जो है ये वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन नहीं है। ऑफ एजुकेशन एरोपेजिटिका ऑन शेक्सपियर, ये सब मिल्टन ने लिखा है ना। ऑन शेक्सपियर मिल्टन की एक पोएम है जो आपको याद रखनी है। और जब शेक्सपियर का फोलियो आता है, आई थिंक सेकेंड फोलियो जहां तक मुझे याद आ रहा आता है, तो उसमें पब्लिश होती है 16। देखिए अगर यहाँ यस यहाँ से दो को तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है ऑन शेक्सपियर से रिलेटेड, मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ 1632 में ये पब्लिश हुई थी और एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर रिटन डेट पूछी जाए तो रिटन डेट जो है वो 1630 है, ओके। और जब 1632 में जब ये पब्लिश होती है तो इसका जो टाइटल होता है वो ऑन शेक्सपियर नहीं होता है। इसका जो टाइटल होता है वो होता है एन एपिटॉफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट डब्ल्यू डॉट शेक्सपियर। ये भी आपको याद रखना है ना। मतलब काइंड ऑफ ट्रिब्यूटरी पोएम थी और 16 लाइंस की पोएम थी, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी और शेक्सपियर को प्रेज कर रही थी। पोएम की लाइन है अदर्स, आई थिंक लाइन है जहां तक, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। सॉरी, दिस लाइन्स वर रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, माय मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने भी शेक्सपियर के ऊपर पोएम लिखी थी। इसमें इनकी जो लाइन्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने लाइन दी थी, व्हाट नीड माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पार्ल्ड स्टोन्स और दैट हिज हैलोड रिलाइक्स शुड बी हिट विंडर स्टैरी ई पॉइंटिंग पिरामिड। तो कई सारी लाइन से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये मिल्टन ने नहीं लिखी है, ये लिखी है मैथ्यू प्रायर ने, ओके।
बाकी जो भी ऐसे हैं ऑफ एजुकेशन एरोपेजिटिका, इसका ईयर पूछा जाता है। तो ये जो है मिल्टन ने लिखी है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स अभी मैंने डिस्कस किया है। वर्ड्स ट्रेजेडी है, ये आपको याद रखनी है। इसके पॉइंट्स 5 एक्ट्स है और बिटवीन 1795 टू 1907 अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना एक यही मेजर प्ले लिखा है, ओनली प्ले है। और इसकी जो सेटिंग है वो किंग हेनरी थर्ड की टाइम लाइन की है, लाइक उनकी रीन के दौरान की है। ओके। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। मैं आपको इस चीज की अश्योरिटी देती हूँ कि आपने जितने भी क्वेश्चन जितने मैं सॉल्व करवा रही हूँ, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में अलग अलग लैंग्वेज में मिलेंगे। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें बिल्कुल आपका पूरा 100% ध्यान इधर ही होना चाहिए, ताकि आप जब पढ़ने बैठें, जब आप अपने नोट्स रिवाइज करें तो आपको वो चीज़ याद हो पाए। क्योंकि लिटरेचर ऐसा चीज़ है कि आप पढ़ेंगे, 1 महीना नहीं पढ़ेंगे, आप फिर भूल जाएँगे, फिर आपको याद करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। ओके? आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टिंटन एबी एंड इमॉर्टैलिटी ओड दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दोनों की जो लाइन्स है कई बार बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इमॉर्टैलिटी ओड में 11 स्टैंजाज़ हैं और थोड़ी-सी लेंथी पोएम है, लेकिन अगर आप एक बार इसे पढ़ने बैठ जाएँ और अच्छे से समझ लें, तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। सेम एज़ टिंटन एबी भी है, थोड़ी-सी लेंथी है, पर आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है समझते हुए पढ़ना है, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है? इमॉर्टैलिटी ओड इसका पूरा टाइटल भी कई बार पूछा जाता है आपसे, तो आप इसका टाइटल भी देख लीजिएगा। ओड ऑन द इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका पूरा टाइटल है और कई बार पूरा टाइटल भी पूछा गया है। ठीक है? ये भी पूछा गया है कि ये ओड किस तरीके की ओड है, तो इर्रेगुलर ओड है ना? इर्रेगुलर ओड है, इसमें भी बहुत बच्चों ने गलती करी है। 11 स्टैंजा पोएम है, यहाँ पे इर्रेगुलर पिंडारी कोड लिख दिया है, पर इर्रेगुलर ओड है जो अब्राहम काउले ने जो शुरू करी थी, दैट इज दैट दैट स्टाइल। ओके। 1807 में टू पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में आती है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था द थॉर्न इनकी लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश होती है, तो यही है इनकी पोएम द थॉर्न, और जॉन गैल्सवर्दी ने नहीं लिखी है। बाकी जितनी भी हैं वो जॉन गैल्सवर्दी ने लिखी है। ओके। नेचर एंड थॉर्न, इसका डिस्क्रिप्शन है स्मॉल मडी पॉन्ड पे। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, अभी हमने यहाँ पे भी देखा जॉन गैल्सवर्दी से, देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे 21 में, और ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग था, है ना? ये क्वेश्चन काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग था। तो ये है एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर, ये जो पोएम है ये जॉन गैल्सवर्दी ने नहीं लिखी है। ये पोएम किसने लिखी है? तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो मैंने भी 21 का एग्जाम दिया था, ये मेरे लिए भी थोड़ा अनफेमिलियर क्वेश्चन था क्योंकि मुझे नहीं पता थी ये पोएम, तो मेरा भी ये आंसर गलत हुआ था। ओके। तो यस, ठीक है। इनका टाइमलाइन आप देखिएगा 1717 टू 1850 है इनका टाइमलाइन, और क्योंकि टीजीटी में 4 ही राइटर्स है तो आपको थोड़ा सा डेट पे फोकस करना है। जिस एग्जाम में ज़्यादा राइटर्स प्रेस्क्राइब्ड होते हैं तो वहाँ पे इतना डेट नहीं पूछी जाती है, बट यहाँ पे कई बार मैच मेकिंग के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। हु रेफर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, ये इंपॉर्टेंट है। एन एवर एंड्योरिंग मैन ये किसने बोला है? तो एस्ट्री कॉलरिज ने इनको बोला है। ठीक है, एस्ट्री कॉलरिज ने इनको बोला है एवर एंड्योरिंग मैन। ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डी क्विंसे की, जस्ट अ मिनट। ओके। तो अगर मैं बात करूं इनकी क्रिटिसिज्म की, तो देखिए यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड इनको बोलते हैं चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके। इसके अलावा इनको बोला जाता है, जेसी रैनसम ने इन्हें बोला है वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और उसके अलावा इनको द लॉस्ट लीडर बोला है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे
डी क्विंसी का भी मुझे रिमार्क याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद हो तो ज़रूर लिखिएगा। ओके, प्रेल्यूड की अगर मैं बात करूँ तो द प्रेल्यूड 1806 यहाँ पे लिखा है। इट वॉज रेड टू हिम बाय वर्ड्सवर्थ। अच्छा, ये जो पोयम है ये यहाँ पे देखिए पब्लिकेशन की अगर बात करें तो पब्लिकेशन इसका 1850 है, पर इन्होंने लिखना पहले शुरू कर दिया था, लाइक 1798 के बाद से ही लिखने लगे थे। और ये पोयम का टाइटल पहले था पोयम टू कॉलरिज, ठीक है। बाद में इसका टाइटल मैरी हचिंसन ने चेंज करके द प्रेल्यूड लिखा है। तो जब प्रेल्यूड लिखी गई थी तो इसको मतलब जब जो ये लिख रहे थे प्रोसेस में थे, तब इन्होंने कॉलरिज को पढ़ के सुनाई थी। इस ईयर को मैं कट कर रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और तब कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की पोएटिक एबिलिटी के लिए काफी अप्रिशिएट किया था। ओके, Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. ये लाइंस कहाँ से आई हैं? टू मिल्टन से आई हैं। टू मिल्टन आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लेंदी पोयम नहीं है और लाइंस डायरेक्ट पूछी जाती हैं। देखिए यूपी टीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ से पूछे गए हैं, तो आप किसी भी राइटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रामर के भरोसे रहेंगे तो फिर देखिए ग्रामर और लिटरेचर एंड वोकैब सबका अपना रेशियो है, तो आपको उसी रेशियो के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। किसी पे भी एक पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सबको इक्वल आपको फोकस सबको इक्वल मतलब आपको टाइम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं टू मिल्टन और लंदन इन 1802 से ली गई हैं, और स्पीकर यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं डेड पोएट की सोल को, मतलब क्योंकि अब ये है नहीं, और ये बोलते हैं कि दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड नीड दी, ऐसा करके लाइन आई है। और ये इनकी एक्सीलेंट सॉनेट्स में से एक है, इन्होंने इसको अर्ली 1800 में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है ये हरियाणा पीसीटी 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज enchanted एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा है, सिंगल गर्ल सॉन्ग। तो अगर आपको पोएम की डिटेल्स नहीं पता है तो आपको आंसर नहीं आएगा। टिंटन अभी इन्होंने लिखा है जब ये 5 years बाद जाते हैं, राइट। 1793 में ये पहली बार गए थे और उसके बाद ये 1798 में जाते हैं आफ्टर 5 years। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका पूरा दूसरा जो टाइटल है वो डैफोडिल्स है। ओके, तो इसमें ये डैफोडिल्स के बारे में बताते हैं। एंड द वर्ड इज टू मच विद अस, इसमें जो इंग्लैंड का जो ग्रोइंग मेटलिज्म है उसके बारे में ये बताते हैं। तो आपको रेफरेंस याद करना पड़ेगा। ओके, द सॉलिटरी रीपर तो अभी मैंने बताया था, इट इज़ अ लिरिक पोएम। और यहाँ पे ये जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो ये एक लड़की का गाना सुनते हैं, ये स्कॉटिश गर्ल थी, उसका गाना सुन के इनका ध्यान बढ़ जाता है और उसमें ये मतलब खो जाते हैं उस गाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वर्क बाय वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। तो द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पहला टाइटल पोएम टू कॉलरिज, तो उसके बाद जो इसका अल्टरनेट टाइटल या फुल टाइटल हम कह सकते हैं तो ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड किसका टाइटल है, या द प्रिल्यूड का पूरा टाइटल क्या है ना। तो ये आपको लिखना है। दूसरी बात, इसके पब्लिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पॉस्टमसली पब्लिश्ड वर्क है, ये आपको याद रखना है। 1850 में ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोयम है और इसे 14 बुक्स में डिवाइड किया जाता है। कितनी बुक में? 14 बुक्स में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी पोयम से, प्रिल्यूड से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस में फॉर्म में लिखी गई है। तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, मैंने अभी आपको आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। 14 बुक्स में लिखी गई है ब्लैंक वर्ड्स में। जब पहले जो इनका प्लान था वो ये प्लान था कि जो इन्होंने फिलोसॉफिकल पोएम लिखी थी रेक्ल्यूज, ना रेक्ल्यूज इन्होंने एक पोएम लिखी थी, इन्होंने सोचा था कि रेक्ल्यूज पोएम का इंट्रोडक्शन बनाएंगे द प्रिल्यूड को, पर ये उस बुक को कभी फिनिश ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, इस पोयम को उन्होंने 1798 से लिखना स्टार्ट किया था और इसे कंप्लीट किया था इन्होंने 1805 में। तो आप ये लिख सकते हैं कि 1798 से लिखना स्टार्ट किया था और 1805 में कंप्लीट किया था, और उसके बाद इसे पब्लिश करने में काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ से कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं बुक वाइज। तो बुक वाइज देखिए, यहाँ से ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि किस बुक में फ्रांस का मेंशन किया है। तो 9, 10, 11 बुक में फ्रांस का इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है, जब वो फ्रांस में रह रहे थे उसका। उसके अलावा यही पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज का किस में मेंशन है, कैम्ब्रिज का। तो 3rd बुक में इन्होंने कैम्ब्रिज का मेंशन किया है। ओके,
3rd बुक में कैम्ब्रिज है, उसके अलावा 6th बुक में भी कैम्ब्रिज का इन्होंने मेंशन किया है। कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स करके चैप्टर का नाम है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट, इसमें इन्होंने पूरा टाइटल दिया है लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। ठीक है, मैं यहाँ पे लव ऑफ नेचर लिख दे रही हूँ, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। ठीक है, मैन सॉरी। 7th चैप्टर का नाम है रेजिडेंस इन लंदन, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मैंने एग्जाम में ये वाला पॉइंट देखा है, लाइक 9, 10, 11 फ्रांस वाला जो है, और उसके अलावा कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का किस किस में मेंशन है, तो 3 एंड 6 चैप्टर में कैम्ब्रिज मेंशन है, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 दैट टॉक्स अबाउट हिज लव ऑफ नेचर। ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट जो इन्होंने किया है उसको मेंशन करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये जो पोयम है ये किसने लिखा है, तो ये आप बताएंगे कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये किस पोयम का दूसरा टाइटल है, अगर आपको याद है तो, है ना। तब तक हम डिस्कस करते हैं। ओके, 1802 में इसको लिखा गया है और 1807 में पब्लिश किया गया है, और ये इनकी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में आती है। इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, नीड फॉर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन द फेस ऑफ ओल्ड एज एंड एक्यूट सफरिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे पूछ रही थी कि इसका दूसरा टाइटल क्या है, तो लीच गैदरर नाम है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लीच गैदरर। ठीक है, द लीच गैदरर आप लिख सकते हैं। 1802 में पब्लिश हुई है, सॉरी लिखी गई है, और 1807 में पब्लिश होती है। टोटल 20 स्टैंजाज हैं इस पोएम में। ओके, राइम रॉयल में लिखी गई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं 20 स्टैंजाज एंड राइम रॉयल। ओके, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर पोएम्स ब्लैंक वर्ड्स में लिखी तो इसलिए आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। हु रोड द लूसी पोएम्स, लूसी पोएम्स किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो लूसी पोएम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें से एक पोएम है जो अलग पब्लिश हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना कि कौन सी पोएम है जो अलग पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 5 पोएम्स जो लूसी पोएम्स हैं, 1800 में इन्होंने पब्लिश की है, 1800 वाले एडिशन में। और इसमें 5 पोएम के नाम आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पोएम अलग थी। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। कई बार इनका टाइटल थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 3 years शी ग्रू इन शन एंड शार, 3 years शी ग्रू इन शन एंड शार, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये 5 पोएम जो है वो लूसी पोएम्स का पार्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो अलग पोएम पब्लिश हुई थी, वो थी लूसी ग्रे। ठीक है, आपने पढ़ी होगी लूसी ग्रे पोएम, लूसी ग्रे अलग से पब्लिश हुई थी, वो आप लिख लीजिए। ओके, इस पोएम का पूरा टाइटल जो रहता है वो रहता है लूसी ग्रे और सॉलिट्यूड, जो अलग से पोएम पब्लिश हुई थी, मैं उसकी बात बता रही हूँ। ओके, ये इसका सब टाइटल रहता है, ये आप लिख सकते हैं, और ये लूसी पोएम से अलग है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही 5 पोएम के नाम और कौन सी पोएम अलग पब्लिश हुई थी। इन विच ईयर वॉज लिरिकल बैटल्स पब्लिश, तो आप हमने डिस्कस किया था, पहली क्लास में डिस्कस किया था इसके चारों एडिशंस, तो वो आप याद रखेंगे। और कितनी पोएम पब्लिश हुई है ये भी आप याद रखेंगे। टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स एंड एस टी कॉलेज ने 4 पोएम्स पब्लिश करी थी। ओके, और ये बिना किसी राइटर के टाइटल के बिना किसी राइटर के नाम की थी, ये भी आपको याद रखना है। इन विच पोएम टिंटन एबी इन हिज पोएम टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टर। तो डोरथी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हम इसको भी डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन जरूर पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। यहाँ पे लाइन्स आती है, माई डियर डियर फ्रेंड एंड दाई वॉइस आई कैच, ये आपको याद रखनी है। दिस पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक। ओके, और माई डियर डियर फ्रेंड ये बोलते हैं तो डोरथी को एड्रेस कर रहे हैं।
ठीक है, ये बोलते हैं डोरथी से दैट हर प्रेजेंस बूस्ट अप हिज स्पिरिट एंड कंटिन्यूइंग। नेक्स्ट आपको याद रखना है इट इज़ अ मेडिटेशन अपॉन मेमोरी, क्योंकि ये अपनी जो मेमोरीज रही हैं पहले की उसको कनेक्ट करते हैं। अपने यूथ में उन्होंने क्या नेचर के बारे में समझा था, अपने बॉयहुड में उनकी नेचर के बारे में क्या राय थी और अब क्या है, इसको भी वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो यूथ नेचर एंड ह्यूमन लव के बारे में भी उन्होंने बात करी है। ओके, 1798 में पब्लिश होती पहली बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट? तो अगर आप देखें तो द वर्ड इज टू मच विद अस हमने डिस्कस किया था, है ना, ये सोनेट थी। और पेट्रार्कन सोनेट का एक एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हैं इसे। ओके, और ये 14 लाइन्स में है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ व्यू दैट ह्यूमैनिटी मस्ट गेट इन टच विद नेचर टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। इसमें बहुत लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले और पावर्स, कुछ लाइन्स है वो आप देखिएगा, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं रिकॉल हो रही है ना। गेटिंग एंड स्पेंडिंग ये वाली लाइन है। और सॉर्डेड बून्स यहाँ पे एक फ्रेज आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हु सेड पोएट्री स्प्रिंग फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इनकी पोएट्री की डेफिनेशन से लाइन्स आई है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि टी एस एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स ने जो भी रिमार्क दिए हैं पोएट्री के बारे में, मैथ्यू अर्नोल्ड, इन सब के आप एकदम याद कर लीजिए या आप नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी लाइंस आती हैं। तो इन्होंने प्रीफेस में लिखा है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसे आप याद कर लीजिए एकदम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोएट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सेंट्सबरी ने इनके लिए ये टर्म कॉइन किया था। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेज, रॉबर्ट सडे, इनके लिए ये टर्म यूज किया गया था। और क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड में रहते थे, वेस्ट मॉरलैंड, नाउ कम्ब्रिया, इसे अब कम्ब्रिया बोलते हैं। और एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये लोग सभी लोग लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड में रहते थे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ की द बॉर्डर्स, जो कि एक वर्ड्स ट्रेजेडी है। तो इसकी सेटिंग कब की है? तो अभी हमने डिस्कस किया था किंग हेनरी थर्ड के टाइम की सेटिंग है ना। इसको जो ये इनका पहला आप कह सकते हैं केवल ही प्ले है, ओनली प्ले है। और बिटवीन 1795 टू 1907 के बीच में इन्होंने लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ड्स ट्रेजेडी है। और यहाँ पे इंग्लिश मैन इन द नॉर्थ कंट्री केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द स्कॉटिश रॉवर, तो ये इसकी थीम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच रिवर फिगर्स इन द टिंटन एबी, ये भी अभी एलटी के भी एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वाई रिवर यहाँ पे वाई रिवर का यहाँ पे मेंशन है। और आप टाइटल ही पढ़ेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। पूरा इंपॉर्टेंट टाइटल है। और ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इट वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ आफ्टर अ वॉकिंग टूर विद हिज सिस्टर इन दिस सेक्शन ऑफ द वेल्स बॉर्डर्स, रेफरेंस ऑफ वाई रिवर मैंने आपको बताया था। लाइन्स composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour जुलाई 1798। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1798। नेक्स्ट देखते हैं विच पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन अपीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स। विजडम इज ऑफ टाइम्स नीरर व्हेन वी स्टॉप देन व्हेन वी सोर, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये एक्सकर्शन से लाइन ली गई है। एक्सकर्शन अभी हमने पढ़ा था रेक्लूज, है ना, और 1814 में मैंने आपको बताया था एक्सकर्शन। तो ये भी इन्होंने डिसाइड किया था कि रेक्लूज जो लॉन्ग पोएम जो इन्होंने प्लानिंग करी थी उसका पार्ट बनाने को, ठीक है। और इन्होंने रेक्लूज का सेकेंड पार्ट बनाने को इसको सोचा था, ठीक है। और अनफिनिश्ड लॉन्गर पोएम थी। और मैंने बताया था कि इन्होंने सोचा था प्रिल्यूड को भी इंक्लूड करेंगे। प्रिल्यूड वॉज काइंड ऑफ प्रिफेटरी पोएम ऑफ द रेक्लूज। फेमस लाइन है इसमें, विंटर विजडम इज ऑफ टाइम नीरर व्हेन वी स्टूप देन वी व्हेन वी सोर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बहुत बच्चे जो है एक्सकर्शन से क्वेश्चन देखते नहीं है, तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा आप एक वर्क देख पा रहे होंगे इस ऑप्शन में, द वाइट डो ऑफ राइल स्टोन।
तो ये आपको ध्यान रखना है ये वर्क, क्योंकि आपने शायद ज़्यादा देखा नहीं होगा। ये वर्क इनका आता है 1815 में, ठीक है। द वाइट डो ऑफ रायल स्टोन, इसे आप लिख लीजिएगा। 1815 में ये वर्क पब्लिश होता है। और इसके अलावा एक वर्क है पीटर बेल। पीटर बेल 1819 में पब्लिश होता है, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट है इमॉर्टेलिटी ओड कंटेन्स, तो मैंने अभी बताया ही है 11 स्टेंजास हैं इसमें। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने स्टेंजास हैं इसमें, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इरेगुलर पिंडारिक ओड यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने इरेगुलर ओड ही पढ़ा है। आप एक बार क्रॉस चेक इसे जरूर कर लीजिएगा, और क्रॉस चेक करने के लिए एमएच अब्राम्स से आप क्रॉस चेक करिएगा। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं एमएच अब्राम्स डिस्कस करने के लिए, तो उसे जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो जा रही हैं, तो हम उसे जल्दी ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चंस रहे हैं टर्म्स की बुक से, तो आप परेशान ना होइए, जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं ओड ऑन इंटीमेशंस इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे, देखिए मैंने जो पढ़ा है वो इरेगुलर ओड ही पढ़ा है, तो इसलिए मैं इरेगुलर ओड ही इसे टिक कर रही हूँ। पिंडारिक ओड नहीं मैंने पढ़ा है, क्योंकि पिंडारिक ओड जो है वो रेगुलर ओड का फॉर्म होता है, तो ये मैं इसे कट कर रही हूँ। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ओड स्पेशली पढ़ी भी थी और पढ़ाया भी है, तो उसमें भी मैंने रेगुलर ओड ही पढ़ा है, पर आप एक बार जरूर अपनी तरफ से क्रॉस चेक कीजिएगा। तो इसका पूरा टाइटल मैंने आपको पहले भी बताया है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कॉलरिज के कन्वर्सेशनल पोएम्स के एस्पेक्ट हमें मिलते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बाइबल मिलता है, वर्क्स ऑफ सेंट ऑगस्टाइन इसके एस्पेक्ट मिलते हैं, एस्पेक्ट ऑफ एलिजाइक एंड एपोकैलिप्टिक, ठीक है, तो ये सारे हमें आप कह सकते हैं एस्पेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा इसमें द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये लाइन द रेनबो पोएम से ऐड की गई है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। पहले तो ये पोएम द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन रेनबो पोएम में ही आती है, लेकिन बाद में इसमें भी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेट्स को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, ओके, या मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के बाद ये क्वेश्चन पूछ ले रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे अगर आप ऑटोबायोग्राफिकल पोएम अगर देखें तो प्रिल्यूड हो जाएगी, लेकिन चाइल्डहुड की बात करें तो ओड इंटीमेशन इमॉर्टेलिटी होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है चाइल्डहुड की बात। एक बार हम इसे और भी एक बार चेक करेंगे, ठीक है, इसे हम एक बार और थोड़ा सा चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो चाइल्डहुड का मेंशन उन्होंने द प्रिल्यूड के एक चैप्टर में भी किया है, लेकिन वो उनकी थोड़ी मैग्नम ओपस रहती है, लेंदी पोएम रहती है, सिर्फ चाइल्डहुड की बात ही नहीं की गई है, उसमें पूरी पूरी जर्नी की बात की गई है। लेकिन अगर आप ओड इंटीमेशन इमॉर्टेलिटी की बात देखें तो वहां पे इन्होंने चाइल्डहुड को फोकस करके पोएम लिखी है ना, तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक भी जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेशन टू हिज चाइल्डहुड, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर इंटीमेशन ओडी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएटिक डिक्शन के लिए कौन सा वर्क माना जाता है, तो प्रीफेस, मैंने आपको बताया था प्रीफेस जो है इसमें इन्होंने पोएटिक डिक्शन की बात करी है, और प्रीफेस कब आता है 1800 में प्रीफेस आता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और अपेंडिक्स आती है 1802 में, ठीक है, तो यहाँ पे जब ईयर लिखा है तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। ओके, प्रीफेस से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर सकते हैं, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, कई बार पूछी गई है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, तो ये इन्होंने प्रीफेस में ही लाइन दी है। और हालांकि इनके जो ये जो लिरिकल बैलेट्स आता है
बाद में कॉलरिज और इनके जो थॉट्स है वो अलग हो जाते हैं, और इसलिए इनकी जो पोएटिक जो थियोरी है उसको कॉलरिज ने क्रिटिसाइज किया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले कौन पर्सन थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का कहना था कि जो पोएम की जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी होनी चाहिए, कॉमन पीपल की लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसको कॉलरिज ने क्रिटिसाइज किया है। और इसके बाद इनकी जो आप अगर देखें तो टी एस एलियट ने जॉन कीट्स ने इन्हें इगोइस्टिकल सबलाइम बोल के क्रिटिसाइज किया है, और इसके बाद टी एस एलियट ने भी इनकी पोइट्री को क्रिटिसाइज किया है, या क्रिटिसाइज ना करके आप कह सकते हैं पोइटिक थियरी को रिजेक्ट किया है। और उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape from emotion. It is not an expression of personality but an escape from personality. तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं डेफिनेशन से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन है, पोएटिक डिक्शन का मतलब क्या था? लिंग्विस्टिक स्टाइल, द वोकैबुलरी, द मेटाफर जो इन्होंने पोएट्री में यूज किए हैं। ओके, तो किस तरह के वर्ड्स होने चाहिए और किस तरह के नहीं होने चाहिए उन्होंने पोएटिक डिक्शन में बात करी है। Which of the following poem was not written by Wordsworth? Not written by. तो Daffodils, The Solitary Reapers, Tintin Abbey ये सभी उन्हीं की है। लव्स फिलोसफी नहीं है उनकी। लव्स फिलोसफी किसकी है? पीबी शैली की है, और इसको 1819 में ली हंट ने पब्लिश किया था। राइट। वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेट्स इन कोलैबोरेशन विद, तो कोलैबोरेट किसके साथ इन्होंने किया था? एच टी कॉलरिज के साथ। ओके, 1798 में इन्होंने किया था, और इट इज कंसिडर एज अ सिग्नल ऑफ द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। रोमांटिसिज्म आपके सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड है, तो इसको मैं डिस्कस करूंगी। अभी कुछ क्लास कंप्लीट कर लूँ तो फिर उसके बाद मैं मूवमेंट की क्लास आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हम उन सभी को कवर करेंगे। ओके, वन बाय वन सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। पैंथेइज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स? तो पैंथेइज्म क्या होता है? जब आप नेचर में ही गॉड को देखते हैं, मतलब गॉड के लिए आपको कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है ना? गॉड के लिए आपको कोई एक फॉर्म की जरूरत नहीं है कि इस तरह के गॉड होते हैं। जब आप नेचर में ही गॉड को महसूस कर पाते हैं, उसे बोलते हैं पैंथेइज्म। तो इन ये उसी से रिलेटेड थे। ये नेचर में गॉड को महसूस करते थे, उसी में गाइड, नर्चर, है ना, सब चीज, नर्स उन्हें नर्स, एंकर ऑफ माई थॉट्स, ऐसा उन्होंने बोला है नेचर के लिए। तो पैंथेइज्म क्या है? गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल बीइंग्स। तो इनको बोला जाता है वर्शिपर ऑफ नेचर, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड्सवर्थ के लिए है पैंथेइज्म। ये एमपी में क्वेश्चन आया है, तो अगर आप देखें तो देखिए एमपी में भी जो क्वेश्चन आया असिस्टेंट प्रोफेसर में, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, इजी ही है। One of the following is not a theme related to romantic imagination as embodied in Tinton Abbey. चलिए देखते हैं। तो नॉट पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। The certainty of subjectivity in imaginative process, the sense of participating in divine through creativity, the search for meaning in life through exploring the mysteries of our being, nature is the primary source of inspiration. तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं थीम है। तो अगर आप देखें तो ये सारी थीम आपको वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में मिल रही है ना? जो भी स्पेशली टिंटन एबी की अगर बात करें, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जरूर कोरिलेट कर पाएंगे। और ये द एल्केमी ऑफ द माइंड इज बाउंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्डली परसेप्शंस इनटू न्यू पोएटिक फॉर्म, ये जो है ये नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइंस हैं या ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा नॉट करेक्ट, या नॉट अ थीम, ठीक है। ओके, अब है आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लाइंस हैं। Our birth is but a sleep and forgetting, and the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting. तो ये इंटीमेशन और से लाइन ली गई है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगी ये लाइन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन कई बार लोग टिंटन एबी इसका आंसर लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द ऑप्शंस बिलो विच वाज नॉट डज नॉट डेलिनेट द स्पेशल फीचर्स ऑफ ओट फ्रॉम
ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। इसमें देखते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। स्पेशल फीचर्स हमें देखना है। When Wordsworth arranged his poems for publication, he placed this ode as at the end, as if he regarded it as the crown of his creative life. ठीक है, ओके। द ओड इज इन 3 पार्ट्स, तो ये बात सही है, ये आपको याद रखनी है। क्राइसिस, एन एक्सप्लेनेशन एंड अ कंसोलेशन। तो ये बात सही है, 3 पार्ट्स में ही है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप 3 पार्ट्स में से पा पाएंगे। शुरुआत में क्राइसिस बताई गई है, फिर एक्सप्लेन किया गया है, फिर कंसोलेशन लास्ट में आता है। ठीक है, एंड इन्होंने इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ओरिजिनल पोइट्री बोला है। द ओड्स अनयूजुअल फॉर्म इज मैच्ड बाय हिज अनयूजुअल लैंग्वेज। A stately metrical form is matched by a stately use of words. ठीक है, next है Wordsworth seems to have decided that his subject was so important that it must be treated in an unusual manner and for he adopted a classical style. तो देखिए इसमें classical style नहीं है, तो ये गलत है आपका। Wordsworth in this ode discusses the idea of immortality not in mortal but in spiritual. तो immortality की बात करते हैं ये, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा? डी। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कि ही सीम्स टू हैव डिसाइडेड दैट हिज सब्जेक्ट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट इट मस्ट बी ट्रीटेड इन यूजुअल मैनर, ये कुछ यहाँ पे डी ऑप्शन था, तो ये गलत है। देखिए बाकी अगर आप देखें तो इसमें डी, अगर आप ई ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन बोले तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसका जो शुरुआत का जो कनेक्शन है वो गॉड से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो इस दुनिया में जब एडल्ट होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उसका कनेक्शन वो टूट जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है और बहुत अच्छी पोएम है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा डिटेल में। नेक्स्ट है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको एक पोएम बताई थी, द वर्ड इज टू मच विद अस। TGT 16 का क्वेश्चन है ये, और यहीं से लाइन ली गई है, द लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स की मतलब हम नेचर से इतना दूर हो चुके हैं कि हम नेचर में कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे अपना, है ना। तो हमें नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मेटलिज्म से दूर हटने की ज़रूरत है, ऐसा वर्ड्सवर्थ अपील करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। नॉट बताना है, नॉट। तो देखिए लंदन 1800 इन्होंने पोएम लिखी है, पर लंदन पोएम जो है वो विलियम ब्लेक ने लिखी, बहुत अच्छी पोएम है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको समय मिले। विलियम ब्लेक ने पोएम लिखी है। इसके अलावा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक पोएम सैमुअल जॉनसन ने भी लिखी है, एक बार आप चेक करिएगा। सैमुअल जॉनसन ने आई थिंक लिखी है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड लंदन, उनकी पोएम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लंदन पोएम जो आती है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आती है, तो आपने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस दो पढ़े होंगे कलेक्शन, विलियम ब्लेक के, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोएम इनकी ही है, ठीक है, मतलब इनकी नहीं है, विलियम ब्लेक की है। नेक्स्ट है द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज़ अ वर्स ट्रेजेडी, है ना, पब्लिश्ड इन 1842। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इन द पोएम द सॉलिटरी रीपर, हमने डिस्कस किया था, लिरिक है। अब आपको देखिए रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना, मैंने इसीलिए बोला था कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लेंगे तो फिर आपको एग्जाम में चीज़ें फेमिलियर लगेंगी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर दिक्कत होगी, है ना। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में ये पब्लिश होती है पोएम। और अच्छा यहाँ पे ये बोल दिया है कि यहाँ पे जो ये आंसर है यहाँ पे F कर दिया, ऐसा क्यों? तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसको इसलिए बहुत लोगों ने गलत कर दिया था क्योंकि कई लोग इसे बैलेड बोलते हैं और कई लोग इसे लिरिक बोलते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसे लिरिकल बैलेड बोला जाता है, ठीक है। इट इज कंसीडर एज लिरिकल बैलेड, मतलब लिरिक फॉर्म में लिरिक में लिखी गई है, बट इसका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा बैलेड का हो जाता है। जब आप विकिपीडिया पे भी इसका आंसर देखेंगे तो आपको दिखेगा इट इज़ अ लिरिक पोएम, लेकिन जब फॉर्म में आप जाएंगे तो लिखेगा इट इज़ अ बैलेड, तो इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे गलत माना गया है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये कि ये लिरिक है कि बैलेड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, टिंटन एबी की लाइंस है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ब्लैंक वर्ड्स में इसको लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, अनराइम्ड लाइंस है, और इसे ड्रामेटिक लिरिक भी बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया था। 66 क्वेश्चन है, और बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन किस में आती है? तो इमोर्टेलिटी ओड में आती है, अभी मैंने डिस्कस किया है इसको, है ना।
इरेगुलर पिंडारिक ओड यहाँ पे लिखा है, लेकिन इरेगुलर ओड आप लिखिए 11 स्टैंजास। 67 क्वेश्चन है, द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी गई है टू मिल्टन, है ना, जॉन मिल्टन की, लंदन 1802। टू मिल्टन की लाइन है, और आप इसे लिख सकते हैं लंदन 1802 या टू मिल्टन। देखिए, मिल्टन पोएम कई राइटर ने लिखी है, शेक्सपियर पे पोएम कई राइटर ने लिखी है, तो आपको उन राइटर्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये लंदन 1802 मैंने आपको बताया था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश होती है। एन इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, फर्स्ट लॉन्ग पोएम है इनकी, जो इन्होंने कंप्लीट करी थी। ओरिजिनली 1793 में पब्लिश करी थी और बाद में 1794 में रिवाइज करी थी, ठीक है। तो ये आप शुरू की पोएम, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक दोनों याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नॉट वाले दिखे हैं या इज नॉट करेक्ट दिखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तुरंत आप ऐसे सर्किल कर लेते, क्योंकि जब लास्ट में हड़बड़ी होती है ना आप लोग को, शुरू में तो आप आराम से सॉल्व करते हो, जब लास्ट में हड़बड़ी होती है आंसर फिल करने की, तो ये नॉट दिखता ही नहीं है, तो गलती होती है, ठीक है। तो देखिए, थॉर्न, द इडियट बॉय, सिमोन ली, ये सब पोएम इनकी है। बियॉन्ड नहीं है, बियॉन्ड क्या है, एक नॉवेल है जो जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है, तो हम गैल्सवर्दी को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम मिल्टन और वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गैल्सवर्दी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। द इडियट बॉय एंड साइमन ली, ये दोनों पोएम्स इन्होंने लिखी है, और बियॉन्ड पब्लिश हुआ है 1917 में। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्योरिंग मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस किया था, एस.टी. कॉलरिज ने बोला है। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने बोला है ओ ग्रेट बार्ड, ठीक है। द प्रिल्यूड के रिस्पॉन्स में ओ ग्रेट बार्ड, और येट दैट लास्ट स्ट्रेन ड्राइंग ऑट द एयर विथ स्टेडफास्ट आई व्यूड दी इन द क्वायर ऑफ एयर एवर इंड्योरिंग मैन, ये लाइन्स हैं इनकी, ओके। Which two words in rhyme in the last two lines of the first stanzas of daffodils? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी दो वर्ड हैं जो राइम करते हैं लास्ट टू लाइन्स में। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो ऐसा देख दिया है कि अगर आपने लाइन पढ़ी नहीं है तो आपको नहीं आ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे लाइन है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो ट्रीज और ब्रीज ये राइम कर रहे हैं। तो ये आरपीएससी लेक्चरर का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डेफोडिल्स, देखिए डैफोडिल्स का आपसे क्वेश्चन एक और पूछा गया है। अच्छा, रेनबो जो पोएम थी उसका दूसरा टाइटल भी आप जरा ध्यान रखिएगा। द रेनबो का दूसरा टाइटल है माई हार्ट लीप्स अप, ठीक है। और द डैफोडिल्स का दूसरा टाइटल है आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड। कई बार पूछा गया है दोनों पोएम का टाइटल। तो यहाँ पे इन्होंने डैफोडिल्स को बोला है अ होस्ट, होस्ट मतलब अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। तो ये लाइंस आपको देखनी है ना। तो इन्होंने डैफोडिल्स का बोला है, इन्होंने बोला 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, ये लाइन आती है, तो ये लाइंस पूछी जाती हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, हाइपरबली का एग्जाम्पल है, ओके। इसमें लाइंस मैं कुछ बताती हूँ आपको। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स when when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. इसके बाद एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, a poet could not but be gay in such a jocund company, ठीक है। और for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. सारी ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसे हम डिस्कस करेंगे। द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, बताइए फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है ये क्वेश्चन, 1798 में, ओके। 1798 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, फिर 1800 में थर्ड एडिशन आता है, 1802 में, एंड फोर्थ आता है 1805 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विच ऑफ द पोएम्स हैज अ सबटाइटल ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, तो द प्रिल्यूड है। आप में से जो भी बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है, तो अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये, है ना। द प्रेल्यूड को बोला गया है, इन्होंने बोला है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ओके। नेक्स्ट है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फाइन फ्लावर ऑफ 18 सेंचुरीज मेडिटेटिव पोइट्री, तो बोला गया है टिंटन एबी को। ठीक है, टिंटन एबी को बोला है इन्होंने। द फाइन फ्लावर ऑफ 18 सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसके अलावा देखिए टिंटन एबी को इन्होंने फाइन फ्लावर बोला है। उसके अलावा आर डब्ल्यू एमर्सन ने इमॉर्टैलिटी ओड के लिए कुछ लाइन बोली है, वो आप लिख सकते हैं। इमॉर्टैलिटी ओड को उन्होंने बोला है हाई वाटर मार्क इन द पोइट्री। क्या बोला है? हाई वाटर मार्क इन पोइट्री, ये आप लिख सकते हैं। R.W. एमर्सन इमॉर्टैलिटी ओड को बोलते हैं हाई वाटर मार्क इन पोइट्री। ये दोनों क्वेश्चन के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो रिमार्क है ये वर्ड्सवर्थ ने किया है, मतलब वर्ड्सवर्थ ने किया है टिंटन एबी के ऊपर। ठीक है, दैट इट इज द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा है, इसको कहा जाता है। ओके, वर्ड्सवर्थ ने नहीं कहा, इसको कहा जाता है, लेकिन R.W. एमर्सन ने इमॉर्टैलिटी ओड के लिए लाइन बोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही बोला है, माई हार्ट लीप्स अप या द रेनबो की लाइन्स है, और बाद में इमॉर्टैलिटी ओड में भी ऐड की गई है। ठीक है, द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ, प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं ये आपको याद रखनी है। तो मैंने अब बताया था 14 बुक्स है ना। 14 बुक्स हैं प्रेल्यूड में, और ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड भी इसे बोला जाता है। ब्लैंक वर्स में पब्लिश्ड, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। 1799 में लिखना इन्होंने शुरू किया, कहीं कहीं 1798 भी मिलता है, तो आप इसे एक बार क्रॉस चेक करिएगा। जब ये 28 साल के थे तब इन्होंने लिखना शुरू किया था, और 1805 में कंप्लीट किया है, पब्लिश हुआ है 1850 में। ठीक है, इन्होंने थ्रू आउट इस पे काम किया है, तो आप इसका एक बार क्रॉस चेक करिएगा ईयर। मैंने 1798 पढ़ा है, पर यहाँ 99 लिखा है, और हमने पढ़ा भी था इसको भी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, तो बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है। वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेज वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन, तो ये बात सही है। शुरुआत की इनकी जो पोएम रही है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, न्यू क्लासिकल जैसे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टैलिटी एज अ पोएट, तो इनका पूरी लाइफ, इनका जो अपने ऊपर भरोसा रहा है, उनकी इमॉर्टैलिटी एज अ पोएट, उसमें उनका भरोसा कभी डगमगाया नहीं। वेवर मतलब डगमगाया नहीं है, तो बात सही है। द प्रिल्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन 1805, ये भी बात सही है। लेकिन जो लिरिकल बैलेट्स है इसको कॉकर माउथ में पब्लिश नहीं किया गया था। कॉकर माउथ में तो इनका जन्म हुआ था, है ना। कॉकर माउथ कम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था। लेकिन प्रिल्यूड की अगर हम बात करें तो, सॉरी प्रिल्यूड नहीं, लिरिकल बैलेट्स की अगर हम बात करें तो जब ये रेस टाउन में रह रहे थे तब इन्होंने प्लान किया था। ठीक है, कॉलरिज के साथ मिलकर, और उसके बाद इन्होंने बाद में इसको पब्लिश किया था 1798 में। ठीक है, तो लंदन में ही पब्लिश किया था, यूके में। तो ऐसा नहीं है कि इसको कॉकर माउथ में पब्लिश किया गया, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, कॉकर माउथ कहाँ है? कॉकर माउथ प्लेस जो है इनका बर्थ प्लेस है। तो आज के लिए 78 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, 21 से 78। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास लेंथी हो गई है। और जो आगे के क्वेश्चन है लगभग ऐसे ही 40, 45 या 50 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये हेल्पफुल आपके लिए हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, और क्या आपको याद हो रहा है, ये बताइएगा, क्योंकि याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, कुछ ने नहीं पढ़े हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा रिवीजन करवाना है आप लोगों का। और मेरा एक ही टारगेट है, एक ही मेरा एम है कि आप लोग का इस साल सिलेक्शन हो जाए। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, और एज अ स्टूडेंट भी मैं हूँ, मतलब एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मेरा रोल है। तो मैं एज अ स्टूडेंट भी समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें, और एज अ टीचर भी बहुत सारी चीज़ें समझती हूँ। तो मेरा बस इतना ही एम है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और आपकी पढ़ाई में जो भी मदद हो सके वो मैं कर सकूं। जो भी आपको जैसी भी हेल्प चाहिए, जिस भी नोट्स की ज़रूरत है, या जो आपको गाइडेंस चाहिए, उसको ज़रूर मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। आप बस कनेक्टेड रहिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल है क्लास, तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा बस एक ही एम है कि नॉलेज को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।